नमस्कार, मैं आपके साथ राजी पांडे, ग्रामीण न्यूज़ देख रहे हैं आप। दोस्तों, फिलहाल नुपुर शर्मा को लेकर के अभी भी विवाद खत्म नहीं हुआ है। लगातार जिस तरीके से तमाम खबरें आ रही हैं, किसी का ये कहना है कि नुपुर शर्मा को निर्दोष करार कर देना चाहिए, तो वहीं ये भी कहा जा रहा है कि नुपुर शर्मा की वजह से देश का माहौल ख़राब हुआ है। अब इस पूरे मसले पर हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विवेक मिश्रा जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अभी कुछ दिनों पहले एक स्टेटमेंट आया था कि नुपुर शर्मा की वजह से देश भर का माहौल ख़राब हो रहा है और उन्हें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो मैं इस पर आपकी राय जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है। देखिए, मेरी राय ये है कि माफ़ी केवल नुपुर शर्मा को ही नहीं, माफ़ी उस डिबेट में शामिल हर एक उत्तरदायी व्यक्ति को मांग लेनी चाहिए, चाहे वो मुस्लिम धर्म के मौलाना हों जिन्होंने सबसे पहले शुरुआत की थी, और उसके रिएक्शन में, उसकी प्रतिक्रिया में नुपुर शर्मा जी ने अपना वक्तव्य दिया। ठीक है, विरोध करना ठीक है, चाहे मौलाना थे, उन्होंने विरोध किया, वो भी अपनी जगह सही थे, ये भी अपनी जगह सही है, लेकिन मर्यादा को पार नहीं करना चाहिए। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यही कहा है अपने ऑफ रिकॉर्ड वक्तव्य में कि मर्यादा से बाहर जाएंगे तो यही होगा। लेकिन एक बात है जो हम सब ने नोटिस की कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये स्टेटमेंट आया ऑफ रिकॉर्ड, तब लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पर भी क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। इस पर आप क्या कहिएगा? क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ भी हो, सुप्रीम कोर्ट पर क्वेश्चन करना क्या आपको लगता है कि सही है, जब ये देश लोकतांत्रिक तरीके से चलता है, संविधान से चलता है? देखिए, समस्या ये है कि बहुत से लोगों ने तो सुप्रीम कोर्ट को अंदर से देखा तक नहीं है। ये तक नहीं पता कि कितने कोर्ट रूम हैं, कैसे वहाँ की कार्यप्रणाली होती है, कैसे काम चलता है। पहले तो आप या तो वो जान लीजिए। जैसे अगर मैं सेना के ऊपर कोई वक्तव्य जारी करूं तो मुझे कम से कम सेना का अफसर ना सही, ये तो होना चाहिए कि मैं सेना में गया हूं, मुझे कार्यप्रणाली पता हो, तब मैं कुछ बोल पाऊंगा। या किसी भी संस्था के बारे में, चाहे मैं वो पत्रकारिता हो या न्यायपालिका हो, कोई भी लाइन हो। अब होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो आदेश जारी किया है वो तो मात्र 4 लाइन का है, एक फॉर्मेट ऑर्डर है। उनका जो पिटीशन है, रिट पिटीशन है, ठीक है, रिट पिटीशन है, डिसमिस एज विड्रॉन हुआ है, वापस लिया गया है। ये केवल था कि जो उनके खिलाफ केस डिफरेंट राज्यों में चल रहे हैं उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाए, दिल्ली में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। ट्रांसफ़र करने के स्कोप से ज़्यादा कुछ भी कंसिडरेशन के लिए वहाँ नहीं था। माननीय जस्टिस पारदीवाला जी ने जो कहा है, या उसमें सीनियर जज जस्टिस सूर्यकांत जी ने जो कहा है, तो देखिए, कोर्ट रूम में बहुत सारी बातें बार और बेंच के बीच में होती हैं। ठीक, वहाँ पर जिला कचहरी की तरह नहीं होता, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरह नहीं होता कि नुपुर शर्मा जी खड़ी हैं वहाँ पर और सब लोग खड़े हैं और फिल्म की तरह सीन चल रहा है। जो भी वो कहते हैं वो अपने ऑफिसर्स से कहते हैं, अपने कोर्ट ऑफिसर्स से कहते हैं। हम लोग वहाँ कोर्ट ऑफिसर्स कहे जाते हैं, वो हमसे कहते हैं। अच्छा, अब ये ज़रूरी नहीं होता कि आप हर बात को लेके चल पड़ें कि कोर्ट ने ऐसा कहा। कोर्ट ने जो कहा वो केवल आदेश के ऊपर ही आप लेके चल सकते हैं। बिल्कुल। नुपुर शर्मा जी के जो भी वकील हैं वो उन्हें समझा रहे होंगे, अच्छे समझा रहे होंगे कि कोर्ट ने जो भी कहा है ऑफ रिकॉर्ड कहा है भाई। इसे किस तरह से एग्जीक्यूट कराएगी सुप्रीम कोर्ट? करा ही नहीं सकती। जब आपने कुछ भी ऑन रिकॉर्ड नहीं कहा, आदेश में नहीं कहा, तो आप उसे कैसे करेंगे? मुझे जहाँ तक लगता है, मेरी निजी राय है, ये माननीय जस्टिस पारदीवाला जी का व्यक्तिगत विचार है। उन्होंने एक खुले मन से एक बात कही है, एक सलाह दी है कि नुपुर शर्मा जी को माफ़ी मांग लेनी चाहिए। ठीक है, अगर वो माफ़ी मांग लेती हैं इस बात पर, तो इससे क्या उनका हिंदुत्व कम हुआ जा रहा है? या अगर उन्होंने ये कह दिया होता कि जो मौलाना उसमें शामिल थे डिबेट में वो माफ़ी मांग लें, तो इससे उनका इस्लाम कम हुआ जा रहा है? बिल्कुल नहीं। शायद बहुत कम लोग इस बात जानते होंगे कि मोहम्मद साहब के ऊपर जो भी बातें आपने कही हैं, मोहम्मद साहब तो उसका भी हाल देखने गए थे जो उन पर रोज़ कूड़ा फेंका करती थी। बिल्कुल, मुझे याद है वो वाकया याद है आपको जी। इसी तरह से हमारे यहाँ भी लोग हुए हैं जी। हमारे यहाँ भी भगवान तो नहीं कह सकते, लेकिन उनसे सेकंड स्टेज पे संत तुकाराम को रख सकते हैं। एक बार की कहानी है, छोटी सी है, कि संत तुकाराम अपने खेत से गन्ना काटने गए और अपनी पत्नी को बता के गए, तो बड़े लोकप्रिय थे। लौटते में आ रहे थे,
लोगों ने उनसे एक एक गन्ना मांगा, घर पहुंच के एक गन्ना बचा, तो उनकी पत्नी ने पूछा कि कहाँ है बाकी गन्ने, तो बोले सब बांट दिए। तो उन्होंने गुस्से में आके उन्हें पीट दिया उसी गन्ने से और वो 2 टुकड़े हो गया। तो इस पर उन्होंने एक उदारता दिखाते हुए कहा कि चलो अच्छा हुआ, अब झगड़ा खत्म हुआ, एक तुम खा लो एक मैं खा लूँ। तो हिंदुत्व तो ये है जी। और सनातन ये है। जिन लोगों को वो वाकया नहीं पता है जो आपने अभी जिक्र किया पैगंबर साहब का, तो मैं आपको बता दूं कि एक महिला थी जो बार बार उनके रास्ते में जो है वो कूड़ा फेंक दिया करती थी। तो ऐसा वो रिपीटेडली करती जाती थी, लेकिन कभी भी पैगंबर साहब ने उससे नाराज़ होके या उसको डांट करके नहीं कुछ बोला, वो उसकी इस हरकत को सह लेते थे। एक बार किसी ने पूछा भी कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने ये कहा कि वो उसकी फितरत है और एक वक्त ऐसा आया जब वो महिला पूरी तरीके से पैगंबर साहब की मुरीद हो गई और उसने भी इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था। तो जाहिर सी बात है सर, आपने जो बात बोली है उससे मैं भी इत्तेफाक रखती हूँ कि जब धर्म के पैगंबर इतने ज़्यादा इनटॉलरेंट नहीं हुआ करते हैं, तो आखिर उसको फॉलो करने वाले लोग क्यों ऐसे हत्याएं हो जा रही हैं? क्या कारण है इसका? देखिए, मुझे लगता है कि उसके पीछे कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव है। सबसे बड़ी बात यह है, आप 2 लाइन के कलमे को अगर सोचते हैं कि आपने सुना, पढ़ा और समझ लिया, तो ऐसा नहीं है जी। बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये लोग यही कहते हैं कि अल्लाह, बस अल्लाह है। वास्तविकता ये है, हमारे यहाँ संस्कृत में जी। उस परमात्मा को ईश्वर कहा गया है जी। वहाँ उन्होंने उसी ईश्वर को अल्लाह, क्योंकि वहाँ अरबी भाषा चलती थी, ठीक है ना। अब आप कहें कि नहीं अल्लाह था और ईश्वर नहीं है, ईश्वर थे और अल्लाह नहीं, तो इसी बात पे लड़ाई करने लगेंगे आप लोग, ठीक है। आप लड़ाई किसके लिए कर रहे हैं आखिर? चलिए हम मान लेते हैं अल्लाह है कि ईश्वर हैं, 2 हैं, मान लिया हमने, चलिए 1 मिनट को फर्ज कर लिया। जो लोग उनके लिए लड़ रहे हैं, क्या उनका मापदंड या उनकी सोच या उनकी शक्तियाँ या उनका विश्वास, चारों चीज़ें उन दोनों से अगर वो अलग अलग हैं, ज़रा भी तुलनीय हैं, कंपेरेबल हैं? मेरे ख्याल से नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जब नहीं हैं तो फिर बेकार की बात है। आपने सर अभी शिक्षा की बात की है, मैं इसी सवाल पर आने वाली थी, क्योंकि अभी एक ऑर्डर भी आया है सुप्रीम कोर्ट की ही तरफ से कि अब जो है वो सोशल मीडिया पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आने वाले हैं। क्या उसमें शिक्षित व्यक्ति को भी शामिल किया जाएगा? आपको क्या लगता है कि क्या एक मापदंड ऐसा होना चाहिए कि इतनी शिक्षित लोग ही जो है वो सोशल मीडिया पर अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं? ऐसा कुछ हो सकता है क्या? देखिए, सोशल मीडिया जिसमें आपका फेसबुक भी आता है, इंस्टाग्राम भी आता है, ट्विटर भी आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सबसे ज़्यादा अगर कोई झगड़ा फैलता है तो फेसबुक की वजह से फैलता है। हाँ। फेसबुक को लोग फेक बुक करने लगे हैं। आप कोई भी प्रोफाइल देखें, कोई भी आईडी देखें, जितने लोग नोटोरियस स्टेटमेंट देते हैं जिससे झगड़े हो जाएं या गलत भाषा का प्रयोग करते हैं, असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं, आप उनके प्रोफाइल चेक करिएगा, वो अपना कोई भी डिटेल नहीं देते, अपनी प्रोफाइल लॉक रखते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कुछ नियम, जैसा कि आज मिनिस्ट्री ने सूचना भी दी है, हाँ। कुछ नियम इस पर ज़रूर बनना चाहिए कि आप अपनी कोई तो आईडी शो करिए। चलिए, जो छुपी हुई रहेगी, डिस्गेस्ड रहेगी, सबको नहीं पता होगी, लेकिन जब भी हमारे पुलिस ऑफिशियल्स उस चीज़ को निकालना चाहेंगे या कंसर्न डिपार्टमेंट निकालना चाहेगा, निकाल लेगा कि आखिर ये किसने किया। आज ये करने के लिए आपको आईपी एड्रेस पे जाना पड़ता है। आईपी एड्रेस से ट्रेस करना कोई बहुत मैं प्रभावी तरीका नहीं मानता। जी। अगर किसी ने यहाँ से बैठ के किसी साइबर कैफ़े से उस वक्तव्य को जारी कर दिया, वो चला गया, फिर आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। अगर वो अपने मोबाइल से करेगा तभी आप कर सकते हैं। तो इस तरह के नियम बनने बहुत ज़रूरी हैं कि आप अपनी एक्चुअल आईडी पर अपने अकाउंट ओपन करिए, अपने प्रोफाइल रन करिए, और जो बात आप बोल रहे हैं उसके लिए आप अकाउंटेबल होंगे। तो आज जो माननीय मंत्री जी हैं इस विभाग के, मिस्टर अश्विनी वैष्णव, उन्होंने खुद सूचना दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आज दी है, कल दी है, कि सोशल मीडिया को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाएगा। तो ये किसी न किसी एनेक्टमेंट के तहत ही हो सकता है, कोई कानून बना के ही ऐसा किया जाएगा, और ये एक प्रशंसनीय कदम है। ये बहुत पहले से बहुत ज़रूरी, और इस पर तो 2020 में कोविड आने से थोड़ा ही पहले एक रिप्रेजेंटेशन भी हमने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन को दिया था
4 से 5 पेज का, जी जी। जिस पर उनका जवाब आया, लेकिन सेटिस्फैक्शन के साथ नहीं आया था। हम सोच रहे थे हम दिल्ली हाई कोर्ट में मूव करेंगे इसको, लेकिन उससे पहले अश्विनी वैष्णव जी ने हमारा केस इंफ्रेक्चुअस कर दिया है। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि अब ये जो है एक्ट के रूप में हमारे सामने आ जाए और इस पर जल्दी से जल्दी जो है वो कार्य हो, और सोशल मीडिया पर थोड़ा सा लगाम लगना बेहद ज़रूरी हो गया है। अधिनियम आए लेकिन क्रियान्वयन भी हो साथ में, उसका अच्छा। इम्प्लीमेंटेशन भी हो। अधिनियम बहुत से हैं, हाँ। 6400 हैं, हाँ। लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं होता। बिल्कुल इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उम्मीद कर सकते हैं इसकी, और बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ अपनी राय साझा करने के लिए। हम ऐसे और भी लोगों से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके सामने लेते आएंगे, क्योंकि सर ने जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमें दी है वो बहुत ज़रूरी थी, बहुत अच्छी थी। बहुत बहुत शुक्रिया सर।